लिए रोज वेट करना पड़ता है। नहीं तो लिंक ये जो लिंक जो है वो सेम है सबकी, तो स्टार्टिंग से इसका वो लेकर लास्ट तक पहले सेम रहेगा। पहले वो कोड था ना कि जैसे एक कोड से सारी क्लासेस चलती थी, तो उस हिसाब से कर दो ना उस स्विच। उ, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसलिए उस कोड के लिए अपन क्या है कि रेडी नहीं है। तो डिफरेंट अलग अलग फैकल्टी जो अलग अलग कोड फिल करती हैं। वो वीडियो लेक्चर्स में प्रॉब्लम आती है, वीडियो लेक्चर्स आपका रिकॉर्ड नहीं होता अच्छे से, तो फिर वो दूसरा फैकल्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम आती है उसमें। इसलिए वो क्या है कि डिफरेंट कोड सबके लिए रहेगा। और ये जो लिंक जो है सबके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो लेक्चर रहेंगे 6 सेमेस्टर के, मेरे वाले लेक्चर में वो सेम रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा। ये लिंक सेम रहेगा, ठीक है, मेरे वाले लेक्चर के लिए। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट थर्ड के अंदर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट है, उनको अपन को प्रोटेक्ट करना है। सिलेबस में क्या क्या है, जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसफर को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसमिशन लाइन को करना है, और कुछ पोर्शन आपका एक दो टॉपिक्स हो रहे हैं। ठीक है। तो ये अपने जो आपके इंस्ट्रूमेंट जो है, जनरेटर है, ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन लाइन है, उनको प्रोटेक्शन स्कीम्स के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्पेशली कोई भी टॉपिक आपके नहीं दे रखा है सिलेबस के अंदर, सिलेबस के अंदर सिर्फ आपको इतना दे रखा है कि जनरेटर प्रोटेक्शन है, ट्रांसफर प्रोटेक्शन है, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन है। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दे रखा है, बट मैं यहाँ पर सारे कवर अप करूंगा, किसी को भी स्किप नहीं करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जनरेटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट इज रोटर, सेकंड पार्ट इज स्टेटर, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेटर की, उसके बाद में अपन बात करेंगे रोटर की। तो स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत टाइप्स की स्कीम जो है, यहाँ पर अपन 3 से 4 स्कीम्स के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरेटर प्रोटेक्शन में स्टेटर प्रोटेक्शन की बात करें, तो स्टेटर प्रोटेक्शन के यहाँ पर 3 स्कीम्स हैं, यहाँ पर डिफरेंशियल एंड परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, स्टेटर इंटरटन फोल्ट स्कीम, और एक स्टेटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन स्कीम्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 से 4 स्कीम्स है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्कीम जो है, दैट इज ए बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, दैट इज द फर्स्ट स्कीम, बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। अब सबसे पहले ये पता लगाना है कि अपन को प्रोटेक्ट क्या करना है, जनरेटर की जो स्टेटर वाइंडिंग्स है उनको अपन को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले अपन जनरेटर नॉर्मली 3 फेज का होता है, तो अपन 3 फेज की बात नहीं करते, पहले अपन इसको समझने के लिए सिंगल फेज की बात करते हैं। ये अपने पास सिंगल फेज जनरेटर वाइंडिंग जो है, उसको प्रोटेक्ट अपन कैसे करते हैं, राइट। तो अगर सपोज मेरे पास ये आपके पास ये जनरेटर की वाइंडिंग्स जो है, इनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो जनरेटर की वाइंडिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरेटर वाइंडिंग के दोनों साइड में आपके पास सीटी कनेक्टेड होता है। तो मैंने क्या करा है कि इस पर्टिकुलर जनरेटर वाइंडिंग के दोनों साइड में सीटी कनेक्ट कर दिया है। ये भी आपके पास ये सीटी इधर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, और इस साइड मैंने कनेक्ट कर दिया, दोनों साइड। अब दोनों साइड का जो सीटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, सीटी से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने ज्वाइन कर दिया है। एक तो यहाँ पर दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे टर्मिनल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में एक यहाँ पर कोयल लगा दी है। दिस कोयल इज नथिंग बट द डिफरेंशियल रिले। जो रिले यहाँ पर अपन यूज करने वाले हैं, देट इज नोन ए डिफरेंशियल रिले। एंड वाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि अपन उसको डिफरेंशियल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में क्या क्या है, इस जनरेटर वाइंडिंग को मुझे प्रोटेक्ट करना है। दोनों साइड मैंने सीटी कनेक्ट कर दिया, सीटी का जो रेशियो है वो n:1 है, और इस सीटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, और दोनों वायर के टर्मिनल के बीच में मैंने एक रिले कनेक्ट कर दी है, दैट रिले इज डिफरेंशियल रिले, राइट। अब इस पर्टिकुलर जनरेटर वाइंडिंग के दोनों तरफ जो सीटी कनेक्ट करा है, उसके दोनों सीटी साइड में मैंने यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो क्रॉस का जो साइन आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द सर्किट ब्रेकर, राइट। अब बात करते हैं कि अगर सपोज सिस्टम में या फिर जनरेटर वाइंडिंग में कोई भी फॉल्ट नहीं आया, अपन बात करते हैं फर्स्ट केस की, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मीन्स व्हेन देयर इज नो फॉल्ट। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर सिटी में, तो यहाँ पर भी सेम करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट का डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो रहा है, इसको अपन मानते हैं IP1 प्राइमरी करंट। ठीक है। और इस सेकेंडरी साइड में अपन मान लेते हैं इसका करंट की जो वैल्यू है, सेकेंडरी साइड दूसरी सेकेंड साइड में इसको अपन IP2 मान लेते हैं। दोनों साइड का प्राइमरी वाइंडिंग है सिटी का, तो मतलब IP1 IP2 मान लेते हैं।
और इसके सिटी रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा, सेकेंडरी करंट, वो अपन मान लेते हैं कि IP1 के अकॉर्डिंग I1 है और IP2 के अकॉर्डिंग I2। तो ये I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, और इस पर्टिकुलर रिले में क्या करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I2 की। I1 करंट है, अगर इस पॉइंट पे KCL लगाएं तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डिफरेंस रिले इज I1 माइनस I2। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे कोई करंट का डिफरेंस नहीं आएगा, IP1 और IP2 आर सेम दोनों साइड में। अगर IP1 IP2 सेम है तो I1 I2 भी सेम होंगे। अगर I1 I2 सेम होंगे तो यहाँ पर I1 माइनस I2 की जो वैल्यू है, जो डिफरेंशियल रिले में फ्लो हो रहा है वो जीरो है। मीन्स मीन्स डिफरेंशियल रिले के अंदर जो करंट फ्लो रहा है दैट इज जीरो अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब जो है रिले ऑपरेट नहीं करेगी। दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल रिले विल ऑपरेट ओनली व्हेन there is something current flowing through this particular relay. That is the concept of differential relay. And why it is called differential? Because differential current flowing through this particular relay. That's why it is called differential relay. सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन मतलब फॉल्टी कंडीशन, अब नॉर्मल कंडीशन। अगर फॉल्टी कंडीशन दो टाइप्स की हो सकती है। या तो हो सकता है एक्सटर्नल फॉल्ट हो, या तो आपका एक्सटर्नल फॉल्ट हो सकता है, मतलब वाइंडिंग्स के अंदर है ही नहीं है, बाहर फॉल्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल फॉल्ट। या दूसरा केस हो सकता है जिसमें इंटरनल फॉल्ट। दो केस हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास सपोज एक्सटर्नल फॉल्ट है, ठीक? अगर मान लो सपोज यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, एक्सटर्नल मतलब वाइंडिंग में नहीं है, बाहर की तरफ फॉल्ट। अगर बाहर की तरफ कोई फॉल्ट आता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है IP1 और जहाँ यहाँ करंट फ्लो रही है IP2, तो यहाँ तो अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं आया। इसका मतलब IP1 IP2 यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो। अगर सेम करंट फ्लो होगी तो IP2 अगर सेम है तो I1 I2 भी सेम होंगे। अगर I1 I2 सेम है तो करंट कितना हो गया, जीरो। दैट मीन्स ये एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए ये पर्टिकुलर रिले ऑपरेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम नॉट यूज फॉर दैट एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट के अंदर केस के अंदर भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है करंट में, I1 I2 में, इसलिए I1 माइनस I2 में, I1 और I2 में भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। I1 I2 में डिफरेंस नहीं आ रहा तो करंट इसके थ्रू जीरो है। जीरो है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। दैट मीन्स बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉट यूज फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास कोई इंटरनल फॉल्ट है, सेकेंड केस, अगर इंटरनल फॉल्ट है तो इंटरनल फॉल्ट के लिए मैंने सेकेंड डायग्राम बना रखा है, ये वाला। इंटरनल फॉल्ट का मतलब इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है। अगर इस वाइंडिंग में कोई अगर फॉल्ट आ गया, इस वाइंडिंग में अगर फॉल्ट आ गया तो इसका मतलब अगर मान लो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो सारा का सारा करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, इस पर्टिकुलर के थ्रू। इसका मतलब है कि IP1 और IP2 बोथ आर नॉट सेम। अगर IP1 IP2 सेम नहीं है दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग I1 I2 में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। और कुछ डिफरेंस आएगा मतलब इस पर्टिकुलर रिले में कुछ करंट फ्लो होगी, I1 माइनस I2। दैट मीन्स I1 माइनस I2 नॉट इक्वल टू जीरो। अपन कह सकते हैं कि I1 नॉट इक्वल टू I2, जो भी आप बोलना चाहो। दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ करंट जो है फ्लो होगा। इफ देयर इज समथिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर रिले दैट मीन्स रिले विल ऑपरेट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर रिले जो है ऑपरेट करेगी। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्कीम ओनली यूज फॉर द इंटरनल फॉल्ट, नॉट फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है। And this is called the basic differential protection scheme. Why it is called differential? Because when there is a difference current, तो अभी मैं साइड टू क्या है, डिफरेंस करंट। तो डिफरेंशियल करंट अगर फ्लो हो रही है तभी रिले ऑपरेट करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर ये फॉल्ट है वो जनरेटिंग वाइंडिंग से पहले और बाद में भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, वही तो मैंने कहा आपको कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो ही केस हो सकते हैं। फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉट यूज। फॉर द इंटरनल फॉल्ट इन द वाइंडिंग दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज यूज। ओके। और किसी का कोई डाउट है? अब नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। इसका एडवांस वर्जन जो है दैट इज नोन एज परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। जो पहले मैंने आपको बताया था दैट इज द बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। एंड दिस पर्टिकुलर सेकेंड स्कीम इज कॉल्ड द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। ये परसेंटेज स्कीम जो है
उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है, और कुछ नहीं, उसका एडवांस वर्जन है। अब एडवांस वर्जन में करते क्या है, जो आपको डायग्राम दिख रहा था लास्ट स्कीम में, और ये वाली जो स्कीम जो है, इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वहां पर ये दो कोयल्स नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पर ये दो कोयल्स आपको शो कर रखी है, ठीक है। अब ये परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब ये है कि जैसे आप ट्रांसफार्मर के अंदर टेपिंग्स करते हो, वाइंडिंग्स के अंदर टेपिंग्स करते हो, आपको जितना वोल्टेज चाहिए आपको उतना वोल्टेज आप ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो कोइल्स यूज में हो रही है। वन कोइल इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग कोइल, जो पहले मैंने आपको कोइल बता रखी थी रिले, इसको अपन बोलेंगे ऑपरेटिंग कोइल, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिले में जो करंट फ्लो होता है तभी ये ऑपरेट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कोइल, ठीक। सेकेंड कोयल इज कॉल्ड द रिस्ट्रेनिंग कोयल, जो इस पर्टिकुलर रिले के इफेक्ट को रजिस्ट करेगा, रिस्ट्रेन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिस्ट्रेनिंग कोयल। अब रिस्ट्रेनिंग कोयल के अंदर सपोज मेरे पास ये वाइंडिंग जो है, ये मेरे पास रिस्ट्रेनिंग कोयल है, ठीक है। अब इस रिस्ट्रेनिंग कोयल के अंदर यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सपोज देर इज एनआर टर्न्स ऑफ दिस रिस्ट्रेनिंग कोयल, अगर इस रिस्ट्रेनिंग कोयल के अगर सपोज एनआर टर्न्स है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, NR/2 और NR/2। दिस इज NR/2, दिस इज NR/2, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, NR/2 NR/2, और यहाँ पर मैंने टेपिंग कर दी। यहाँ पर शो नहीं कर रखा टेपिंग्स का, बाकी टेपिंग्स होती है। इसके अकॉर्डिंग अपन परसेंटेज लेते हैं कि आपको वाइंडिंग्स लेना है 10, मैंने बीच में शो किया है, ऐसा तो फिक्स नहीं कि बीच में शो करते हैं। बाकी आपको डायग्राम जब आप बनाते हो तो आप बीच में शो करते हो, बाकी इसमें टेपिंग्स होती है। आपको कितनी टेपिंग्स लेनी है, 10% लेनी है, 20%, 30%, उतनी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर शो करने के लिए यहाँ मैंने बीच में बना दिया है, एकदम मिडिल में, NR/2 NR/2, राइट। अब पहली बात ये आती है कि वाई इट इज कॉल्ड परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, अपन क्यों यूज में ले रहे हैं? बिकॉज अगर सपोज, इसका रीजन ये है कि ये स्कीम अपन क्यों यूज में ले रहे हैं, और वो स्कीम जो है अपन प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर सपोज कोई हेवी एक्सटर्नल फॉल्ट आ गया, अगर कोई हेवी एक्सटर्नल फॉल्ट आ गया, तो हेवी एक्सटर्नल फॉल्ट का मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर वो कोई फॉल्ट आ गया, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो पर्टिकुलर रिले में करंट का डिफरेंस आ जाता है। इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल, अगर इसमें हाई लेवल का एक्सटर्नल फॉल्ट आ गया, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जाता है, और डिफरेंस आने पर ये रिले ऑपरेट कर जाती है। ये हम नहीं चाहते कि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए अपन अलग से स्कीम लगाएंगे, ये वाली स्कीम नहीं लगाएंगे। तो अगर ये रिले ऑपरेट करेगी तो ये मेरे लिए नुकसान है, फायदा नहीं है। तो इससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, वी आर यूजिंग द दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज कॉल्ड द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। इसलिए अपन ये प्रोटेक्शन स्कीम यूज में ले रहे हैं, बिकॉज देर इज ए हेवी एक्सटर्नल फॉल्ट। फॉर द हेवी एक्सटर्नल फॉल्ट, for in basic protection scheme, the relay will operate. That's why we will not use basic differential scheme. We use only percentage differential protection scheme. First thing. अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। इस प्रोटेक्शन स्कीम में और प्रोटेक्शन में डिफरेंस बता दिया आपको। अब ये काम कैसे करता है? अब ये काम एक्चुअली यहाँ पर दो कोइल्स हैं, ऑपरेटिंग कोइल और रिस्टिंग कोइल। ऑपरेटिंग कोइल तो ऑपरेट करेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसमें कोई करंट फ्लो होगा तो ये ऑपरेट करेगी। बट इसके जो इफेक्ट जो है, ऑपरेटिंग कोइल का जो इफेक्ट जो है, ये रिस्टेनिंग कोइल इस पर्टिकुलर कोइल के इफेक्ट को रजिस्ट करेगा, रिस्टेन करेगा। अगर मान लो कि दोनों में अगर ये इसका इफेक्ट इससे ज्यादा हो जाए, अगर इक्वल हो जाए, तब रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अगर इसका इफेक्ट दूसरे वाले के इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है तो रिले ऑपरेट करेगी। इसका मतलब क्या है, आगे बताते हैं कि अगर सपोज मेरे पास एक ऑपरेटिंग कोइल, एक रिस्टेनिंग कोइल है, तो डिफरेंशियल रिले जो मैंने बीच में शो किया है, ऑपरेटिंग कोइल, वो जब भी ऑपरेट करेगी जब आपको द डिफरेंशियल रिले विल ऑपरेट इफ द ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग कोइल। अगर मेरे पास ऑपरेटिंग जो कोइल जो है जितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली बात है, कोर है तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स के कारण अपने पास टॉर्क आएगा, ठीक है। अब यह फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज के कारण टॉर्क आएगा। अब टॉर्क प्रोड्यूस बाय द ऑपरेटिंग कोइल, अगर मान लो कि ऑपरेटिंग कोइल जितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो अगर रिस्टेनिंग कोइल के टॉर्क से ज्यादा है, तभी रिले ऑपरेट करेगी। ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है, पर्टिकुलरली टॉर्क के प्रिंसिपल पे। एंड टॉर्क डिपेंड अपॉन द, आपने मशीन में पढ़ रखा होगा, द टॉर्क डिपेंड अपॉन द एम्पियर टर्न्स ऑफ द कोइल। अब एम्पियर टर्न जो है, एम्पियर टर्न्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई विथ
करंट, दैट इज द एम्पियर टर्न्स Ni, ठीक है। अगर अपन एम्पियर टर्न्स ऑफ रीस्टेनिंग कॉइल की बात करें तो एम्पियर टर्न्स ऑफ रीस्टेनिंग कॉइल इज गिवन बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। Nr/2 में जो टर्न्स में जो करंट फ्लो रहा है दैट इज I1 और Nr/2 में करंट फ्लो रहा है I2। दैट मीन्स Nr/2 का कुछ एम्पियर टर्न्स होगा और दूसरे वाले Nr/2 का कुछ एम्पियर टर्न्स होंगे, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया करंट, एक में करंट फ्लो रही है I1 और एक में फ्लो रही है I2। तो Nr/2 इंटू I1 प्लस Nr/2 इंटू I2, तो टोटल एम्पियर टर्न्स ऑफ द रीस्टेनिंग कॉइल इज Nr इंटू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। उसके बाद में एम्पियर टर्न्स बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉइल का। तो ऑपरेटिंग कॉइल का जो एम्पियर टर्न्स है दैट इज, यहाँ पर सिर्फ एक ही करंट फ्लो रही है I1 माइनस I2, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ सपोज ऑपरेटिंग कॉइल्स के N0 है, तो N0 इंटू I1 माइनस I2 इज एम्पियर टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग। And relay will operate when this ampere turns of restraining coil is greater than operating coil. Sorry, ampere turns of operating coil is greater than restraining coil. अब ampere turns of operating coil, इसको मैंने इस साइन से डिनोट कर दिया है ATO, और ATR से डिनोट कर दिया है ampere turns of restraining coil। अगर ये इससे ज्यादा है तो मेरे पास रिले है जो ऑपरेट करेगी। अपन कंडीशन निकाल रहे हैं कि रिले कब ऑपरेट करेगी। अब यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दी N0 इंटू I माइनस I2, और ये जो एम्पियर टर्न्स रीस्टेनिंग कॉइल का है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे आपके पास N0 को मैं राइट हैंड साइड ले गया, इट इज Nr बाई N0, और इस टू वाली जो टर्म्स जो है वो इसको मैंने I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। और ये जो Nr बाई N0 जो है, इस ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट ही होंगे, तो इस कांस्टेंट को मैंने K से नोट कर दिया। हियर K रिप्रेजेंट्स है Nr बाई N0, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। और इस I1 माइनस I2 को मैंने इंडिकेट करती है D से, D रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल करंट, D फॉर द डिफरेंशियल। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करंट I1 माइनस I2 है, और I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 को मैंने नोट कर दिया IR से, बिकॉज ये रीस्टेनिंग कॉइल की करंट है। तो IR इज रिप्रेजेंट बाय द I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, ID इज द I1 माइनस I2 इज द डिफरेंशियल करंट। इसका मतलब क्या है, अगर ये करंट इससे ज्यादा हुई तो रिले जो है ऑपरेट करेगी, दैट इज द कंडीशन। और ये जो Nr बाई N0 जो है K से जो रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं स्लोप और बायस। स्लोप क्यों बोल रहे हूँ, अगर मान लो कि ये आईडी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y से, इसको मैं सपोज y एक्सिस पे ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं आईडी को रिप्रेजेंट करूँ y से और ग्रेटर देन, और इसको के मेरे पास एक स्लोप है एक तरह से, के को मैं एक स्लोप मान लिया, इसको बोल देते हैं m, और जो आई आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, इसको बोलता हूँ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है y इक्वल टू mx, जो कि आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो इसको मैंने केस को रिप्रेजेंट कर दिया स्लोप से, इसको स्लोप मान लिया कि कांस्टेंट है। इसका मतलब y इक्वल टू mx पे ये क्रिटिकल सिचुएशन है, उस पे रिले ऑपरेट करेगी। अगर y ग्रेटर देन mx है, मतलब लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट जो है उस पे रिले जो है ऑपरेट करेगी, और इक्वल टू वाली कंडीशन मतलब क्रिटिकल वाली कंडीशन है। तो एक तरह से ये लाइन की इक्वेशन है। आईडी को मैं सपोज y एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूँ और आई आर को सपोज x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू mx इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब इसको अपन स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर मैं क्रिटिकल कंडीशन की बात करूं तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इक्वल टू, जहां मैंने ग्रेटर देन लगाया y इक्वल टू लगा देंगे। तो वर्ड ऑफ ऑपरेशन मतलब क्रिटिकल कंडीशन, तो क्रिटिकल कंडीशन में इक्वल टू लग जाएगा। N0 को मैं राइट हैंड साइड ले गया, Nr बाई N0 को K आ गया, तो K रिप्रेजेंट द आईडी डिवाइड बाय IR, दैट इज द स्लोप। तो इक्वेशन कौन सी होगी, एक तरह से y इक्वल टू mx की। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। तो इसका अगर कर्व बनाया अपन, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक नोट करें, तो देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैंने आईडी को कहाँ लिया, y एक्सिस पे, तो हियर इज आईडी, इट इज I1 माइनस I2 डिफरेंशियल करंट, और x को नोट किया IR, एक्स पे मैंने क्या ले लिया, IR ले लिया है। तो IR इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, यही पे मैंने नोट किया था, ये मैंने एक्सिस भी ले लिया है। तो y इक्वल टू mx, इसकी जो स्लोप होगी दैट इज m को मैंने रिप्रेजेंट किया k से, क्योंकि k इसकी स्लोप है। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। अब कब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कब होगा, जब आपका y ग्रेटर देन mx होगा, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन जो है, ग्रेटर देन वाला पोर्शन है, उसमें रिले ऑपरेट करेगी। तो अगर ऑपरेट करने वाला रीजन अपन फाइंड करें,
तो इसका मतलब y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो आपका जो ऊपर वाला जो पार्ट जो है दैट इज रिले ऑपरेशन वाला जो पार्ट जो रहेगा ऊपर वाला रहेगा, और नॉट ऑपरेटिंग जो वाला पार्ट रहेगा वो नीचे रहेगा। तो इसको अपन बोल रहे हैं ऑपरेट, दिस इज द ऑपरेटिंग रीजन और दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग रीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग दिस पोर्शन ऑपरेटिंग रीजन, कुछ y ग्रेटर देन mx, जो ऊपर वाला जो पार्ट जो है ज्यादा वाला जो पार्ट है वो ऑपरेशन वाला रहेगा, और जो लेस देन वाला जो पार्ट है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग रीजन रहेगा। ठीक, ये कर्व मैंने नोट किया, बट इसमें जो कर्व के अंदर ये स्ट्रेट लाइन की जगह मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का बना रखा है, इस तरह का, वो क्यों है? इसको बोलते हैं मिनिमम पिकअप वैल्यू। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपनी बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो अपन बात कर रहे हैं कि कोई करंट अगर कोई डिफरेंस आएगा तब रिले ऑपरेट करेगी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ मिनिमम पिकअप वैल्यू रखते हैं, अगर उस पिकअप वैल्यू से ज्यादा डिफरेंस आता है तभी रिले ऑपरेट करती है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली अपन ने समझ लिया कि कोई डिफरेंस आएगा तब ऑपरेट करेगी, पर प्रैक्टिकली क्या होता है कुछ ना कुछ पिकअप जो है करंट रखते हैं, ताकि उस करंट से ज्यादा अगर डिफरेंस आता है तब रिले ऑपरेट करती है। राइट, दिस इज अ प्रैक्टिकली प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट जो है दिस इज द मिनिमम पिकअप वैल्यू, वो पिकअप वैल्यू है करंट। अगर मैं, क्योंकि ये डिफरेंस करंट अपन देख रहे हैं, उसकी पिकअप वैल्यू होगी, तो उस पिकअप वैल्यू से ज्यादा आएगा तभी ऑपरेट करेगा। दैट्स वाई इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, दिट इज ए थ्योरेटिकल। तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन आपका जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द मिनिमम पिकअप वैल्यू, मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा ऑपरेशन। ठीक है, इसके नीचे स्टार्ट नहीं होगा। तो ये पिकअप वैल्यू अपन रखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम के अंदर दोनों में से एक स्कीम आती है कंफर्म, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। जितेंद्र कह रहा है नो डाउट। और को और किसी का, और किसी को नहीं पता है क्या चल रहा है? जितेंद्र कह रहा है नो डाउट, प्रिंस कह रहा है नो डाउट। ठीक है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन स्कीम, अपन ने जो प्रोटेक्शन स्कीम की बात करी है वो सिर्फ अपन ने सिंगल फेज की बात करी है, क्योंकि जनरेटर वाइंडिंग तो 3 फेज होता है, सिंगल फेज होती है। तो अपन बात करेंगे 3 फेज के लिए। ठीक है, ये अपन से कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, पर डायग्राम में सिंगल फेज की जगह क्या आ जाएगा, 3 फेज आ जाएगा। तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया है, ये वाला जो डायग्राम जो बताया है वो सिंगल फेज का डायग्राम है। ठीक है, दिस इज अ सिंगल फेज डायग्राम। अगर आपको इसका 3 फेज बनाना है, ये तो पावर सिस्टम 1 में थी। अच्छा, पावर सिस्टम 1 में आपने पढ़ रखा है प्रिंस, तो अच्छी बात है। तो फिर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं 3 फेज के लिए। ये तो अपन ने बात करी है सिंगल फेज के लिए, अब अपन बात करेंगे 3 फेज के लिए। तो डायग्राम जो है, ये जो वाला जो डायग्राम जो है सेम डायग्राम होगा, बस ये सिंगल फेज के लिए अपना 3 फेज के लिए डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द 3 फेज जनरेटर। ये टॉपिक जो है पहले आ चुका है, ये पहले आ गया है, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसका जो ऑर्डर जो है वो अलग है। तो पहले अपन बात करेंगे 3 फेज के लिए, तो ये 2 टॉपिक बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले इसका ये, इट इज कॉल्ड द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द अल्टरनेटिव स्टेटर वाइंडिंग। तो 3 फेज सर अटेंडेंस लेक्चर में लगेगी या फिर असाइनमेंट सबमिट करने के बाद? ये वाला जो लेक्चर जो आपका चल रहा है उसकी अटेंडेंस लगेगी आपकी एंड ऑफ द लेक्चर, और जो आपका असाइनमेंट वाला जो अटेंडेंस जो है, अगर आप सबमिट कराते हो 12 बजे से पहले तो आपको अटेंडेंस उस वाले पार्ट पे मिलेगी। तो आज मेरे जैसे 2 घंटे का कोर्स है। ठीक है सर, आपने 12 PM टाइम दिया हुआ है सर। हाँ, वही मैंने कहा ना आपको कि ये वाला जो लेक्चर अभी चल 12 रहा है, PM तो अभी 4 साढ़े 3 घंटे में हो जाएगा। नहीं वो 4 3। वो वो नहीं है, वो 12 PM मतलब कि नाइट नाइट तक। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, नाइट तक करना है आपको। ठीक है, तो ये वाली जो अटेंडेंस जो है आपकी अभी वाले लेक्चर की अटेंडेंस इस वाले लेक्चर की अभी लगेगी, और असाइनमेंट जो शो कर रखा है उसकी अटेंडेंस आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तब लग जाएगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द थ्री फेज अल्टरनेटर स्टेटर वाइंडिंग, अगर मेरे पास थ्री फेज वाइंडिंग जो है उनका प्रोटेक्शन अपन कैसे करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज सेम बट डायग्राम इज डिफरेंट। डायग्राम डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आपका वहां पे सिंगल फेज है, थ्री फेज है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डायग्राम भी आपका अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। अब आपके सामने वहां पर सिंगल फेज वाइंडिंग थी, तो ये देखो मैंने एक सिंगल फेज बना दिया है, सिर्फ एक वाइंडिंग सिंगल फेज। इसी तरीके से आपने एक वाइंडिंग, जैसे मैंने ये वाला प्रोपोर्शन जो बनाया है यहां से यहां तक, ये जो वाइंडिंग मैंने बनाई है आपको, ये आपको 3 बार बनानी है, ठीक है। तो एक एक वाइंडिंग आपकी ये रही आर फेज के लिए, देन वाई फेज के लिए, देन वी फेज के लिए। सर्किट ब्रेकर मैंने यहाँ पे दोनों साइड में लगाए थे, या सर्किट ब्रेकर मैंने कंबाइन लगा दिए, ठीक है, सीबी। वहां पर आपने दोनों साइड में सीटी लगा रखा था, यहाँ भी मैंने दोनों साइड में सीटी लगा रखा है। तो सीटी प्राइमरी साइड में भी कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर वाइंडिंग के, और इधर भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो जनरेटर जो वाइंडिंग्स है, इसको मैंने स्टार बना रखा है। ये इसका जो न्यूट्रल वायर जो है, ये न्यूट्रल वायर रहा, इस न्यूट्रल वायर इसको मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये स्टार में कनेक्टेड है, तो सीटी में किस में कनेक्टेड होगा, स्टार में कनेक्टेड होगा। ये जनरेटर वाइंडिंग आपके स्टार में है, तो आपका जो सीटी जो है वो भी स्टार में कनेक्टेड होगा। तो सीटी में मैंने 3 फेज लगा दिया, सीटी, ये सीटी लगा दिया है, ये सीटी लगा दिया है, ठीक है। इधर मैंने सीटी लगा दिया, ये भी सीटी लग गया, ये भी सीटी लग गया, तीनों फेज में लग गया। और तीनों का जो न्यूट्रल जो वायर जो है, मैंने एक एक जो न्यूट्रल जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। डेट मीन इसे किस में कनेक्टेड होगा, स्टार में। इसी तरीके से ये वाला भी जो है, ये यहाँ पे शो नहीं कर रखा है, तो इसको भी आप कर दो स्टार में। तो ये भी न्यूट्रल मैंने कनेक्ट कर दिया, तो एक वायर आपका न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी स्टार बन गया, ये भी स्टार बन गया। तो स्टार में मेरे पास 3 फेज आएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग से, आर फेज आएगा, वाई फेज आएगा, और पी फेज आएगा, राइट। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर रिस्टेनिंग कोई बता रखी है, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी डायग्राम बताया था, उसी तरह का डायग्राम है, डिफरेंस नहीं है, समझने की कोशिश करना। ये जो डायग्राम जो है, इसके अंदर मैंने वाइंडिंग्स लगा रखी है, ठीक है, सिंगल फेज में ये वाइंडिंग्स लगा रखी है। ये पूरी इस वाइंडिंग्स को पूरी मैं यूं भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने ऑपरेटिंग कोयल लगा रखी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सिंगल फेज में लगा रखी है, आपको 3 फेज में लगाना है सेम। तो आपको यहाँ पे सिंगल फेज की जगह 3 फेज में लगाना है। तो यहाँ पर आपको सिंगल फेज की जगह यहाँ पर 3 फेज में लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये मेरे पास ओपनिंग कोयल होगी, ये ओपनिंग कोयल होगी, ठीक है, ये ओपनिंग कोयल होगी, और ये आपकी ओपनिंग कोयल होगी तीनों फेज के लिए, ठीक है। अब तीनों फेज से रिस्टेनिंग कोयल कनेक्ट होगी, तो ये आर फेज से मैंने आर फेज में कनेक्ट किया है रिस्टेनिंग कोयल, वाई फेज से मैंने वाई फेज में कनेक्ट किया, और बी फेज से मैंने बी फेज में कनेक्ट किया। वही डायग्राम है, रिस्टेनिंग कोयल मैंने वहां पे ऊपर बना रखी है, नीचे बना रखी है, बात एक ही, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ 3 फेज, ठीक है। अब इस पे डायग्राम में 2 खास बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर जनरेटर वाइंडिंग आपने स्टार में बनाई है, तो आपको स्टार में सीटी कनेक्ट करना है, फर्स्ट थिंग। और ऑपरेटिंग कॉइल के साथ रिस्टेनिंग कॉइल जिस पर्टिकुलर फेज के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर फेज के लिए आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। अगर ये आपका आर फेज से वायर आ रहा है, ये आर फेज से अगर वायर आ रहा है, तो ये आर फेज में ही वायर जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है डायग्राम में, ये कहाँ पे जाएगा, आर फेज में। अगर वाई फेज से वायर जा रहा है, तो ये जो वायर जो है वाई फेज में जाएगा, और बी फेज से वायर जो जा रहा है इस पर्टिकुलर सिटी का, तो बी फेज में भी वायर जाएगा, ठीक है। 2 बातें आपको इस डायग्राम में ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, अगर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, तो जो डिफरेंशियल करंट जो है वो 0 रहेगा हर फेज के अंदर, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। तो आर फेज की ऑपरेटिंग कॉइल जो है, वाई फेज की ऑपरेटिंग कॉइल, बी फेज की ऑपरेटिंग कॉइल में कोई भी डिफरेंस करंट में नहीं आएगा, दैट मींस यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं बात करूं, अगर मान लो कि इंटरनल फॉल्ट इस वाई फेज की वाइंडिंग्स में कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाता है, तो इंटरनल फॉल्ट आने पर इस पर्टिकुलर जो जनरेटर वाइंडिंग बी वाई फेज की है, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में जो सीटी कनेक्टेड है, ये वाला सीटी कनेक्टेड है, तो इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में सपोज यहाँ पे करंट फ्लो होता आई P1, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं आई P1। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इसमें अपन मान लेते हैं आई P1 करंट फ्लो हो रहा है, और इस पर्टिकुलर सीटी में कनेक्ट हो रहा है आई P2, ठीक है।
IP, ठीक है। अब यहाँ पर IP1 और IP2 कनेक्ट हो रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। वाई फेज की अपन बात करें तो IP1 IP2 में कोई डिफरेंस आएगा, तो IP1 के अकॉर्डिंग जो ये वाला वायर जो जा रहा है, कौन सा, वाई फेज वाला, तो वाई फेज वाला जो वायर जा रहा है, जो वाई फेज वाला वायर जा रहा है, तो इस वाई वाले फेज में, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाला जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो करंट आएगी यहाँ पे, इसको अपन मान लेते हैं IS1, इसको मान लेते हैं अपन IS1 या IR1, जो भी मानो आप। ये सेकेंडरी करंट है, इसको मान लेते हैं अपन IY1 मान लेते हैं, ठीक है, IY1, ठीक है। तो यहाँ पर करंट सपोज इसके अकॉर्डिंग IY1 फ्लो हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वाई फेज है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोज IY2 फ्लो हो रहा है वाई फेज के लिए। तो यहाँ पर IP1 IP2 में अगर डिफरेंस आएगा, तो IY1 और IY2 में डिफरेंस आएगा, तो IY1 I2 में डिफरेंस आएगा, तो इसके अंदर जो ये ऑपरेटिंग कॉइल जो है, ये ऑपरेटिंग कॉइल, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में भी डिफरेंस आएगा, I1 माइनस I2, यहाँ पर जो करंट फ्लो रहा है दैट इज IY1 माइनस IY2, तो IY1 माइनस IY2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर I1 माइनस I2, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट जो फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वाई फेज में अगर कोई फॉल्ट आया है, तो वाई फेज वाली जो ऑपरेटिंग कॉइल है वो ऑपरेट होगी, बाकी ऑपरेट नहीं होगी, आर फेज बी फेज में ऑपरेट नहीं होगी। जिस पर्टिकुलर फेज में फॉल्ट आया है, उसी पर्टिकुलर फेज की जो है ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होगी, राइट। इसी तरीके से अगर आर फेज में आ रहा है, तो आर फेज के अकॉर्डिंग आर फेज वाला ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट करेगी। अगर वाई बी फेज में आया है, तो बी फेज के अकॉर्डिंग जो है रिले ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो concept is same, but diagram is different because this is a single phase और this is three phase, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका डायग्राम चेंज होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कि आपने पढ़ भी रखा है तो आपके लिए तो इजी भी रहेगा, आपने पढ़ रखा है तो और इजी रहेगा। तो यहां तक क्लियर है। अब इसके मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द इंटर टर्न फॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये वाला टॉपिक आपने पढ़ रखा है, इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन में, पावर सिस्टम 1 में, स्टेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटर टर्न फॉल्ट नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो, जो आपने भी मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन पढ़ा है, ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग जो है, मेरे पास सपोज ये स्टेटर वाइंडिंग है, अगर इस पर्टिकुलर स्टेटर वाइंडिंग में अगर मैं एक फेज की बात करूं कि सिंगल फेज के अंदर अपन एक फेज का वाइंडिंग ले रहे हैं, इसके जो टर्न जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाए, मतलब नेक बाहर फॉल्ट आ गया, इंटरनल कोई फॉल्ट आ गया, अब मैं कह रहा हूं कि इसके जो आपस में जो टर्न जो हो रहे हैं वही शॉर्ट हो जाए। अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं, अब इसको ध्यान से समझना, अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं तो एक तरह से फॉल्ट है, एक तरह से इंटरनल फॉल्ट हुआ ना, बट शॉर्ट हो जाने पर यहाँ पे डिफरेंस, कोई करंट में डिफरेंस नहीं आता है। इसके I1 और I2 में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता, अगर इसके जो टर्न जो है आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो उस केस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो उस केस में जो रिले जो में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, मतलब फॉल्ट आने पर भी रिले ऑपरेट नहीं कर रही है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। तो अगर कोई इंटरनल फॉल्ट आता है, उसके अंदर अगर कोई आपस में टर्न जो है वही शॉर्ट कर जाए, तो करंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, करंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। तो इसके लिए अपन एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन स्कीम में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटर टर्न प्रोटेक्शन स्कीम। अगर कोई प्रोटेक्शन स्कीम में अगर आपस में टर्न शॉर्ट हो जाए, तब ये स्कीम जो है काम आती है। इस समझ में आ गया क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर मच बेटर प्रोटेक्शन अपन यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि इंटर टर्न फॉल्ट के अंदर
आपके जो टर्न शॉर्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरटर्न। इंटरटर्न का मतलब जो टर्न जो है वही आपस में शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो मच प्राइस प्रोटेक्शन इज नॉट यूज फॉर द इंटरटर्न फॉल्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज फॉर द इंटरटर्न फॉल्ट स्कीम फॉर द जनरेटर वाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें करते क्या है प्रोटेक्शन स्कीम में, और ये मैं बता दूं कि नॉर्मली कौन से वाले टाइप के जनरेटर्स में यूज होते हैं। नॉर्मली आपका सिंगल टर्न जनरेटर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सिंगल फेज में एक की टर्न्स वाइंडिंग जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके मल्टी टर्न जनरेटर जो है, अगर आप मल्टी टर्न जनरेटर यूज में ले रहे हो उसमें प्रॉब्लम आती है। सिंगल टर्न जनरेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर सिंगल टर्न जनरेटर यूज में ले रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके मल्टी टर्न जनरेटर है तो वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मल्टी टर्न जनरेटर अपन नॉर्मली कहाँ यूज में लेते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में अपन यूज में लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, जो आपने पावर जनरेशन पढ़ा होगा, तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में अपन क्या है कि मल्टी टर्न जनरेटर यूज में लेते हैं। तो जहां पे आप मल्टी टर्न जनरेटर यूज में ले रहे हो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। तो दिस प्रोटेक्शन स्कीम यूज फॉर द यूज वेयर द मल्टी टर्न जनरेटर वी आर यूजिंग, ठीक है। तो मल्टी टर्न जनरेटर जहां पे यूज में लेते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम जो है आती है, और वहां पर ये प्रोटेक्शन स्कीम अपन यूज में लेते हैं। तो नॉर्मली जो है हाइड्रोलिक पावर प्लांट में अपने पास मल्टी टर्न जनरेटर यूज में लेते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, इसके लिए अपन ये प्रोटेक्शन स्कीम यूज में लेते हैं उस टाइप के जनरेटर्स में, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख भी रखा है, in single turn generator there is no questions of inter turn fault। अगर सिंगल टर्न जनरेटर पर फेज है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इन मल्टी टर्न जनरेटर्स सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगर आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो यूज में ले रहे हैं उसमें अपन क्या मल्टी टर्न जनरेटर यूज में ले रहे हैं, वहां पर अपन डबल वाइंडिंग और ट्रिपल वाइंडिंग यूज में लेते हैं पर फेज, ठीक है। पर फेज के अंदर अपन डबल या ट्रिपल वाइंडिंग यूज में लेते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो जी जनरेटर्स हैविंग डबल वाइंडिंग आर्मेचर, तो इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जनरेटर वी आर यूजिंग द दिस प्रोटेक्शन स्कीम, इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो वहां पर अपन प्रोटेक्शन, क्योंकि वहां पर एक्चुअली क्या होता है, हाई करंट फ्लो होता है हाइड्रोलिक जनरेटर में। हाई करंट फ्लो होने पर वो क्या होता है कि आपस में शॉर्ट हो जाते हैं बहुत बार। तो शॉर्ट आ जाने पर ये प्रोटेक्शन स्कीम, मतलब अपन को पहले से पता लग जाए प्रोटेक्शन स्कीम, अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो आपका जो जनरेटर का जो वाइंडिंग्स है वो हीटअप हो जाएंगे। हीटअप हो जाने पर के बाद में आपका जो जनरेटर है वो जल सकता है और बंद हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जहां पर जनरेटर यूज में ले रहे हैं उसमें अपन ये स्कीम यूज में लेते हैं। अब इस स्कीम में करते क्या है, ये समझ में आ गया कि ये स्कीम कहाँ पे यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं। अब इस स्कीम में करते क्या है, इस स्कीम में बहुत सिंपल सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि अगर आपके पास सिंगल फेज सिंगल फेज में आपके पास अगर टर्न जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। भाई आपके पास दो दो वाइंडिंग्स है, एक मतलब एक फेज के अंदर दो वाइंडिंग्स है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जैसे S1 और S2, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू हाफ में, ठीक है। एक फेज की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही अपन बी वाई फेज में करेंगे, ऐसे ही बी फेज में करेंगे। अब मैं सिर्फ एक फेज की बात कर रहा हूँ। तो एक फेज में वाइंडिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो दोनों वाइंडिंग जो है उसमें सीटी लगाऊंगा मैं। यहाँ पे जो इसका हाफ वाला पार्ट है उसमें एक सीटी लगाऊंगा, दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें एक सीटी लगाऊंगा, और उस सीटी को क्रॉस कनेक्ट कर दूंगा और क्रॉस कनेक्ट करके रिले कनेक्ट कर दूंगा। अब कोई भी अगर मान लो कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो इसमें जो करंट, दोनों में जो करंट फ्लो रही है वो सेम रहेगी। और ये जो सीटी के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट जाएगी क्रॉस कनेक्टेड में, ये I1 जा रही है, I2 जा रही है, इसमें करंट जाएगी I1 माइनस I2, तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अगर मान लो कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया, आपस में शॉर्ट हो गए, अगर शॉर्ट हो गए तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में करंट और इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में करंट डिफरेंस आएगा। ये सीटी वन और सिटी टू ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद में ये वाला सिटी यहाँ से यहाँ करंट जाएगी, ये सिटी करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, और इसमें कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस करंट फ्लो होगा, और डिफरेंस करंट फ्लो होगा तो ये पर्टिकुलर रिले ऑपरेट कर जाएगी। अगर मैं बात करूं आर फेज में कोई फॉल्ट है, इसी तरीके से वाई फेज में कोई फॉल्ट आया तो वाई फेज वाली जो रिले है जो ऑपरेट करेगी, और बी फेज में कोई फॉल्ट आया तो बी फेज वाली रिले ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो इसमें अब दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें अपन ने करा क्या है कि एक सिंगल फेज पर फेज वाइंडिंग जो है उसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया, और दो हाफ में एक अलग अलग हाफ में मैंने सीटी कनेक्ट कर दिया। इसमें भी सीटी अलग से कनेक्ट कर दिया,
और इसमें भी सीटी अलग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दोनों में जो डिफरेंस जो करंट जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर लिया, और उसको ऑब्जर्व करने पर जो है ये पर्टिकुलरली ऑपरेट कर देगा। तो दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज यूज फॉर द, और ये पर्टिकुलरली ऑपरेट करेगी तो इससे सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होगा, सर्किट ब्रेकर जो है फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट को अलग कर देगा, वो आप जानते हो पहले से, ठीक है। तो दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज कॉल्ड द इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम, इज यूज ओनली फॉर द मल्टी टर्न जनरेटर और द यूज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन स्कीम अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। भाई आपका जो है प्रोटेक्शन बहुत इजी सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम जैसा सब्जेक्ट नहीं है न्यूमेरिकली। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन स्कीम, लास्ट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज द स्टेटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। अगर मान लो कि स्टेटर जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई फॉल्ट आने पर, फॉल्ट भी आ सकता है, और कोई रीजन भी हो सकता है कि आपके मान लो कि ज्यादा लोड बढ़ गया, ओवरलोडिंग होगी, या फिर कोई उसका जो आपका ट्रांसफार्मर जो लग रहा है सीटी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या हो सकता है कि वाइंडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स के कारण ओवर हीट हो सकता है, देयर आर वेरियस रीजंस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई फॉल्ट आएगा अलग से तो ही वो हीटअप होगा, और फॉल्ट का मतलब कोई भी आपका अबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है एक्स वाई जेड। अगर किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से स्टेटर की जो वाइंडिंग जो है वो ओवर हीट होगी, ठीक है। अब ओवर हीट होगी तो ओवर हीट होने जाने पर वो वाइंडिंग जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इंक्रीज होगी तो वो जल सकता है, ठीक है। प्रतीक्षा करिए सर, असाइनमेंट क्वेश्चन 1 में डिफरेंस तो पीडीएफ में ही नहीं तो दोनों को डिस्क्राइब करना। सिर्फ आपको रीजन लिखना है उसमें, आपको पूरा टॉपिक नहीं समझाना है, सिर्फ रीजन लिखना है उसका। सर रीजन फर्स्ट तो क्वेश्चन, पूरा कहाँ लिखा हुआ है सर, वो तो उसके बारे में बता रखा है इसमें हो क्या रहा है। नहीं मैंने आपको अभी अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें उसमें मैंने आपको बता दिया रीजन, और इसमें इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ फाइल है उसमें भी रीजन दे रखा है। आप अब पढ़ोगे पीडीएफ फाइल को तो पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको रीजन लिखना है 2 लाइन का। क्वेश्चन 1 में सिर्फ 2 लाइन का डिफरेंस, 2 लाइन का आंसर है सिर्फ, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसमें आप देख लेना, मैंने रीजन बता दिया है ऑलरेडी, और इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था स्टेटर ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन की। तो ओवरहीटिंग किसी भी वजह से हो सकता है, ओवरलोडिंग से हो गया, कोई कोर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपके जो स्टेटर जो है वो किसी दूसरे इक्विपमेंट से भी इफेक्ट हो गया। तो एक्स वाई जेड रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस रीजन से अगर मान लो स्टेटर की वाइंडिंग जो है ज्यादा पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा ओवर हीट होगी, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा प्रोटेक्शन स्कीम जो है यूज में लेते हैं कि जहां पे स्टेटर के जो वाइंडिंग्स के जो स्लोट्स हैं, और स्टेटर वाइंडिंग स्लोट्स जो है वहां पर अपन इस पर्टिकुलर जो रिले जो है उसको अपन प्लेस करते हैं, ठीक है। और प्लेस करने पर इसका सिंपल सा जो डायग्राम जो है, इस इन दिस पर्टिकुलर स्कीम वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। तो करते क्या है इसमें कि इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, इसमें एक कॉइल लगाते हैं, दिस कॉइल इज नथिंग बट द रिले। ये कॉइल जहां पर यूज में ले रहा हूँ दैट मीन्स यहाँ पर रिले जो है, ठीक है। दिस इज द रिले। अब ये रिले जो है इसका जो ऑपरेटिंग कॉइल वाला जो पार्ट जो है इस पर्टिकुलर रिले का, वो अपन यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वीट स्टैंड ब्रोज में क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, R1 R2 R3 R4। तो इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, ये सपोज मान लेता हूँ मैं R2 है, ये सपोज मान लेता हूँ R3, एंड दिस इज द R4, ठीक है। यहाँ पे R1 R2 R3 है, तीनों में जो रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मली रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। बट जो R4 रेजिस्टेंस है, बट R4 इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह अपन आरटीडी यूज में लेते हैं, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी, जो आप जानते हो सब, ठीक है।
तो आरटीडी यूज में लेते हैं, तो आरटीडी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अब मान लो सपोज किसी अबनॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर से राइज नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो R1 डिवाइड बाई R2 जो है वो R3 डिवाइड बाई R4 के बैलेंस कंडीशन में रहेगा इन द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आरटीडी किस में लगाएंगे, जहां पर आपके स्लोट जो है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर मान लो कोई टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये आरटीडी टेम्परेचर को सेंस करके क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेगा। और चेंज अगर R4 आपका चेंज हो रहा है, if this particular temperature change then this particular resistance of RTD will change। अगर ये R4 चेंज हो रहा है तो R1 डिवाइड बाई R2 की जो बैलेंस कंडीशन थी वो अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी। अगर अनबैलेंस कंडीशन होगी तो आपको पता है बैलेंस कंडीशन में इसमें करंट कितना फ्लो होता है, जीरो। किसी व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन के अंदर करंट कितना फ्लो होता है, जीरो। तो इसमें बैलेंस कंडीशन में जीरो फ्लो होगा, बट अनबैलेंस कंडीशन होगी, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर जो R4 चेंज होगा, R4 चेंज होने की वजह से ये जो रेशियो जो है R1 डिवाइड बाई R4 R3 डिवाइड बाई R4 का चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर जो सेक्शन जो है इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कॉइल में करंट फ्लो हो जाएगा। इफ द करंट फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर रिले देन दिस पर्टिकुलर रिले विल ऑपरेट, एंड ये कमांड देगी सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज। नॉर्मल कंडीशन के अंदर रेशियो सेम रहेगा। अगर आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो आपका आरटीडी जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये अनबैलेंस कंडीशन होगी, अनबैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने पर ये ऑपरेटिंग कॉइल जो है ऑपरेट करेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वी आर यूजिंग द व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट इन द स्टेटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। तो स्टेटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन में अपन ये यूज में लेते हैं। समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अगर कोई चाहता है कि भाई आप आरटीडी यूज में नहीं लो तो आप दूसरे भी चीज यूज में ले सकते हो। अगर मतलब आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस कोई भी डिवाइस हो सकती है। आरटीडी जगह आप थर्मिस्टर यूज में ले लो, थर्मिस्टर भी आपका टेम्परेचर बेसिस पे। तो कुछ इस तरह का डिवाइस है जो कि उसको बैलेंस को आपको उसको सेंस कर सके, तो आप दूसरी कोई डिवाइस भी आप यूज में ले सकते हो आरटीडी के लिए, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी का मेरी आवाज साउंड तो आ रही है आपको क्लियर? बता देना, क्योंकि मेरा क्या है कि गला थोड़ा सा खराब हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए क्या ही हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए। ये मर्ज पैच प्रोटेक्शन मैंने करवा दिया है यहाँ तक। और रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉर प्रोटेक्शन, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अपन कल करेंगे इस पे। न्यूमेरिकल भी एक अपन कराएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो एक तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो स्कीम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। कोविड टेस्ट करा लिया कृतिक, नेगेटिव है रिपोर्ट। मैं बीमार था 5-6 दिन, करवा लिया, नेगेटिव है। अभी मैं ठीक हूँ। इम्पोर्टेंट एक तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो स्कीम जो है नॉर्मली पूछते हैं एग्जाम्स में, ये वाली जो प्रोटेक्शन स्कीम जो है, ठीक है। और इसी का ही जो है मैंने आपको बताया था परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। 6 M के होंगे क्या सर? अभी कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ बता रही है। अभी क्या है कि ऐसे मतलब अभी कुछ नहीं होने वाला एग्जाम के नाम पे। एग्जाम के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। मिड टर्म के नंबर कब आएंगे, मिड टर्म के मार्क्स आपको पता करने हैं तो मैं बता देता हूँ, ये अभी बता देता हूँ मिड टर्म के। एक बार मैं आपके वो ले लेता हूँ प्रेजेंट, उसके बाद में बता देता हूँ।